हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का सॉल्यूशन देख रहे थे सामान्य विज्ञान का, जिसमें जिस तरह से इस बुक में आपका चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग वीडियो बना रहे थे। और लगभग इस बुक में 7225 प्रश्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और यहाँ पे जो शुरू हुआ है फिजिक्स से स्टार्ट हुआ है और हम लोगों ने न्यूटन के गति के नियम से पहले जितने सारे इस बुक में टॉपिक को कवर किया गया सारे का हम लोगों ने प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और मैं ऐसा आप लोगों को सजेस्ट भी करना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी प्रश्न है जो बार बार पूछे गए प्रश्न है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोगों को देखना मस्ट है। और वहां पर न्यूमेरिकल भी, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन को मैं बड़े अच्छे तरीके से एक एक आपका ऑप्शंस को लेकर एक्सप्लेन किया है और न्यूमेरिकल को तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं अगर आपके पास समय है और आप देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 401 से शुरू होता है। यानी अब तक हम लोगों ने कितना 400 प्रश्न कर चुके हैं ना। 400 बहुत ज्यादा प्रश्न होता है और एक ही फिजिक्स में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूटन के गति के नियम जो टॉपिक है इसका जो प्रश्न है 401 से शुरू होता है। और पहला प्रश्न हमारा, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। यानी वेग और किसके बीच में संबंध प्रदान करता है न्यूटन का तीसरा नियम। तो पहले आप जान लो कि न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे। और न्यूटन साहब ने प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम और आपका तृतीय नियम। ठीक है, तो प्रथम जो नियम था उन्होंने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डेफिनेशंस तो पूछे ही जाते हैं कभी कभार इससे एप्लीकेशन से पूछा जाता है। यानी आपको रियल लाइफ से ऐसे कुछ जुड़ी उदाहरण आपको दे देंगे जहां पर आपको समझना होगा कि न्यूटन के कौन सा नियम को फॉलो करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप बेसिक चीज को जानेंगे तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और यहाँ से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो आगे भी आपको देखने को मिला है, जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रथम नियम कहता है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ऐसा न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, न्यूटन साहब ने पहला कहा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो वह अपनी अवस्था बनाए रखना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ऐसा न्यूटन का प्रथम नियम कहा। और न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम लोग कहा जाता है जड़त्व का नियम। ठीक है, ये जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आपको कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जड़त्व का नियम, तो आपको समझ जाना है कि प्रथम नियम को कह रहे हैं न्यूटन का। ठीक है, और जड़त्व का नियम 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका गति का जड़त्व। ठीक है, ये होता है गति का जड़त्व। दूसरा जो होता है आपका विराम का जड़त्व। ठीक है, ये विराम का जड़त्व। और दोस्तों यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे नहीं, लेकिन इससे आपको एप्लीकेशंस पूछेगा। जो कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछेगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि हम लोग जड़त्व क्या, तो उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे, उसके उदाहरण देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जड़त्व क्या है, जड़त्व का नियम के बारे में तो हम बात जानेंगे। पहले हम जड़त्व के बारे में तो जान लेते हैं। तो देखिए, न्यूटन ने कहा है कि कोई वस्तु अवस्था परिवर्तन करने का विरोध करता है, यह गुण वस्तु का जड़त्व कहलाता है। यानी जड़त्व किसी वस्तु का प्राकृतिक गुण है जो अपनी अवस्था को परिवर्तित करने का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहा जाता है। ध्यान से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई वस्तु किसी वस्तु का प्राकृतिक गुण है जो अपनी अवस्था को परिवर्तित करने का विरोध करता है, जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, और जड़त्व का 2 नियम है, एक गति का जड़त्व, एक विराम जड़त्व। अब गति का जड़त्व क्या होता है सुनिए। कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और आपका विराम का जड़त्व कहता है, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब आपको क्या पूछेगा यहाँ से, मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है, ध्यान से सुनना। देखो, पूछेगा जैसे आपको उदाहरण पूछता है कि
जब आप गतिशील बस पर बैठे हुए हो और जैसे अचानक बस रुक जाती हो तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है आपको पूछेगा। ऐसा इसलिए होता है गति के जड़त्व के कारण। आप मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देख ध्यान से सुनना कि गति का जड़त्व का मतलब क्या है कि कोई वस्तु मान लीजिए गतिशील अवस्था में, तो गतिशील अवस्था में रहने का, वो अपना अवस्था परिवर्तन करने का नहीं खोजेगा जब तक उसमें असंतुलित बल कार्य ना करे। अगर मान लीजिए उसको असंतुलित बल उस वस्तु पर लग गया तो वो अपना अवस्था परिवर्तित कर सकता है। तो मान लीजिए आप बस पे बैठे हुए, यानी बस के साथ जब सीट पे बैठे हुए तो आपका कमर से नीचे वाला जो भाग होता है, जो पैर आपका क्या हो जाता है उस बस के फर्श के साथ टच हुए रहता है, जिसके कारण क्या होता है सीट जो होता है विराम अवस्था में रहता है, ठीक है। और बस गतिशील अवस्था होने के कारण आप कमर से ऊपर वाला जो भाग होता है वो आप भी बस के साथ गतिशील अवस्था में रह जाते हो जब वो बस चलती है। और जैसे अचानक बस रुक जाएगी तो क्या करोगे, आप तो भी गतिशील अवस्था में हो तो आप गतिशील में रहना चाहोगे, है ना। तो जैसे ब्रेक लग जाएगी यानी रुक जाएगी तो आप गतिशील होने के कारण आप आगे की ओर झुक जाएंगे, ठीक है। ऐसा कारण है, इसीलिए हम लोग कहते हैं गति का जड़त्व इस उदाहरण का उत्तर होगा। और आपको यही पूछ देगा कि मान लीजिए आप किसी घोड़े पर बैठे हुआ और घोड़ा अचानक चलना शुरू कर दे तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो विराम जड़त्व के कारण, क्योंकि आप जो है घोड़े के साथ जो कमर से नीचे है वो आप क्या है विराम अवस्था में है, ठीक है। और आप भी क्या होगा कि कमर के ऊपर जो भाग है आप विराम अवस्था में है, और जैसे ही घोड़ा चलना शुरू कर देगा तो कमर के नीचे वाला भाग जो है वो क्या हो जाता है आपका गतिशील अवस्था में हो जाता है, लेकिन आपका कमर वाला जो ऊपर भाग है वो आपका विराम अवस्था में रहता है और वो रहना भी चाहता है, इसीलिए पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा आपको पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग प्रथम नियम के बारे में सारा कुछ जान लिए, जड़त्व का नियम के बारे में जान लिए, उसको उदाहरण भी देख लिए। अब आते हैं हम लोग इसका द्वितीय नियम। उन्होंने कहा था कि द्वितीय नियम जो क्या कहा था कि न्यूटन साहब ने, उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। उन्होंने कहा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। उन्होंने कहा मोमेंटम यानी पी से सूचित करते संवेग को रेट ऑफ टाइम के साथ, ठीक है, उन्होंने ये कहा, ठीक। ये द्वितीय नियम था, और द्वितीय नियम से ही हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। द्वितीय नियम से ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है आपका कौन सा नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम से। और बल कितना कौन सा व्यंजक प्राप्त होता है, F इक्वल टू एम ए, यानी अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु का द्रव्यमान m है और वो वस्तु का एक्सेलरेशन a है तो दोनों का गुणफल उस वस्तु का बल कहलाता है। यानी आप उस वस्तु पर कितना बल अप्लाई करेंगे उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु का त्वरण पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जान लीजिए, बल का व्यंजक भी हमें द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसको हम लोग एक अलग नाम से भी जाना जाता है, न्यूटन के द्वितीय नियम। इसको कहा जाता है बल द्रव्यमान त्वरण के बीच का संबंध नियम, ठीक है, ये भी कहा जाता है। जैसे प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग जो तृतीय नियम उन्होंने दिए थे, तृतीय नियम दिए थे आपका न्यूटन साहब ने। उन्होंने क्या किया कि प्रतिक्रिया और क्रिया का बल एक दूसरे के बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में। ध्यान से सुनना कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल आपस में बराबर होगी लेकिन विपरीत दिशा में बल लगेगी। जैसे मान लीजिए आप किसी बॉल को मार दिए और उस दीवार पर फेंक दिए, और दीवार भी जितना फोर्स में आपने उस बॉल को धक्का दिया उतना ही फोर्स से दीवार भी उस बॉल को धक्का देगा, लेकिन उस विपरीत दिशा में। आप जिस दिशा में देंगे उसका विपरीत दिशा में ये कार्य करेगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, और इसी को आपको क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है, न्यूटन के तीसरा नियम को। और यहाँ से आपको रियल लाइफ से जुड़ी आपको उदाहरण देगा और आपको पूछेगा कि कौन सा नियम को फॉलो करता है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल तौर पर समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए नाव पर जब आप उतरते हो तो नाव पीछे की ओर घसक जाता है, आप आगे की ओर क्या बोलते हैं मैदान में उतरने के लिए ऐसा होता है। ऐसे क्यों होता है, ये न्यूटन के तृतीय नियम से होता है, ठीक है। ऐसा आपको एग्जाम्पल पूछेगा। चलिए, तो हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम से ये भी होता है, जो तीसरा नियम का जो तीसरा गति का नियम है, उन्होंने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। तो देखिए बेग है, v भी बेग है, u भी बेग है। तो देखो बेग और किसके बीच संबंध दिखाता है,
एस के बीच है ना। एस क्या है, उस वस्तु का स्थिति है, यानी उस वस्तु का स्थिति को दर्शाता है। एस यानी डिस्टेंस, जैसे कोई वस्तु कहाँ पर है तो वो स्थिति को दर्शाता है। तो हम लोग कह सकते हैं जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो वेग और स्थिति के बीच को संबंध को ये दर्शाता है, न्यूटन का तीसरा नियम। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। वेग और स्थिति के बीच को संबंध दर्शाता है न्यूटन का तीसरा नियम। अब आते हैं हम लोग 402, गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। ठीक है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? मैंने कहा था कि बल से संबंधित है ना, बल से संबंधित है। और दूसरा क्या है कि गति का दूसरा नियम क्या कहता है, उन्होंने कहा है कि जो किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होगी। तो संवेग पर भी डिपेंड करता है, तो ये संबंधित किससे है? संवेग से संबंधित है गति का दूसरा नियम। ठीक है, और इस गति का दूसरा नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है F इक्वल टू ma। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो दाब। दाब क्या होता है? किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल उस दाब कहलाता है। यानी मान लीजिए एरिया ए पर एक बल लगा F, तो हम लोग कहेंगे प्रेशर, इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जड़त्व तो क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन की विरोध करता है, उस वस्तु का जड़त्व कहा जाता है। ये थ्रस्ट है, यानी थ्रस्ट भी एक प्रकार का क्या है? आपका धक्का, देखिए एक प्रकार का ये बल है। ठीक है, एक प्रकार का ये बल है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 403। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन के दूसरा गति नियम कहता है कि न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। देखो हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहा है, 4 ऑप्शंस दिया हुआ। दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। ऐसा तो नहीं कहता न्यूटन का दूसरा नियम। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, जड़त्व के नियम प्रथम नियम को जाना जाता है, यानी ये होता है प्रथम नियम को जाना जाता है। तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, दूसरा नियम को फॉलो नहीं करेगा। बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है ना, और ये क्या है, इसका एम ए है और इसका यू वेलोसिटी पर है, और मान लीजिए यहाँ पर कोई इस पर बल धक्का लगा दिए, बल लगा दिए, एफ लगा दिए, तो वस्तु एम जो है वो भी वेलोसिटीज में आ जा रहा है। तो ये बल का प्रभाव है कि इसका गति में परिवर्तित हो जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं बल के प्रभाव को समझने में सहायक करता है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है, नियम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर पालन नहीं होता है, संवेग संरक्षण का पालन होता है। तो बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 404, समीकरण F इक्वल टू ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये F इक्वल टू ma जो बल का व्यंजक प्राप्त हुआ न्यूटन का कौन सा नियम से हुआ? ये तो न्यूटन का द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ, तो हम लोग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय नियम से। नेक्स्ट प्रश्न है 405, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम है ना, लॉ ऑफ मोशंस, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है, यह संबंध व्याख्या प्रदान करता है न्यूटन के तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल आपस में बराबर होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है। तो जैसे ही बॉल को धक्का देके दिए, दीवार भी उतना ही धक्का दिया लेकिन विपरीत दिशा में दिया, हम जिस दिशा में दिया वो अलग दिशा में दिया। तो ये न्यूटन के कौन सा नियम को फॉलो करता है? न्यूटन के तीसरा गति के नियम को फॉलो करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 406, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति में तीसरे नियम के लिए सही है? देखिए किस तरह से आपको रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको वहां से आइडेंटिफाइड करना होगा कि कौन सा नियम को फॉलो करता है। जैसे पहले देखिए यहाँ पे कहा कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम को फॉलो करते हैं। देखिए थे बल एक ही निकाय पर लागू होता है, नहीं। ठीक है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, वह बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 407, गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया। किसने दिया है? न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने गति के नियमों को किसने दिया है? न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 408, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर। मैंने आपको बताया था कि संवेग में परिवर्तन की जब बल के बराबर होगा तो किसके समानुपाती होगा? यहाँ पे बल के समानुपाती होगा, बल के समानुपाती होगा। तो देखो लागू बल, लागू दाब, लागू विस्थापन, लागू स्थितिज ऊर्जा, लागू बल, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है 409, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है क्या?
देखो चार यहाँ पर ऑप्शन दिया, अब आपको डेफिनेशन जानना है। प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल यानी बाह्य बल क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर न किया जाता है। ये नियम आपका न्यूटन का प्रथम नियम का होता है। तो आपको पूछा द्वितीय नियम, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम को पालन कर रहा है। जब शुद्ध बल लागू हो, जब बाह्य बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान रहेगी नहीं। जब कोई वस्तु मान लीजिए मूविंग अवस्था में है, v वेलोसिटी पर है, और इसमें बाह्य बल लगेगा तो ये वेलोसिटी चेंज करेगा, तो ये गतिमान उसी गति में नहीं रहेगा, गति में चेंज करेगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। देखिए, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। ठीक है, वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू बल के साथ बदल जाएगी, तो सही है। किसी वस्तु की गति परिवर्तन की दर दिशा में वस्तु पर लगा शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ये हमारा ऑप्शन डी क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, न्यूटन के द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के गति परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है, बल का अनुपातिक होता है। ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 410, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको पूछा है गलत है, ध्यान में रखिएगा गलत है, ऐसे आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। और जैसे आप एग्जाम में बैठते हो तो ऐसे कंफ्यूज हो रहते हो, तो यहाँ पे सेंटेंस को आप अच्छे तरीके से आपको देखने की जरूरत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस के बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। जब अचानक रुक जाती है, अगर कोई चलती बस है और अचानक रुक जाएगी तो आगे की ओर झुकेंगे, पीछे की ओर क्यों झुकेंगे, ये गलत है। ठीक है, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वो गिर जाता है, ऑब्वियसली गिरेगा। अगर बस के साथ कुछ दूरी तक आप ऐसे जिस मान लीजिए बस जिस स्पीड पे है, तो जब आप चलती बस से जब उतरेंगे ना तो आप भी गतिशील अवस्था में रहते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा दौड़ के आगे जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए खिलाड़ी क्या करता है, धावक है ना, किसी आप वहां पे दौड़ रहा है, उसका एथलेटिक ग्राउंड में दौड़ रहा है, दौड़ते जैसे ही वो अपनी यह पहुंच जाता है, डिस्टेंस पहुंच जाता है, तब पर भी अपनी थोड़ा सा दूरी और दौड़ते जाता है। इसीलिए जाता है क्योंकि वो अपना गतिशील अवस्था है जो उस गतिशील अवस्था को बनाए रखेगा। अचानक रुक जाएगा तो गिर जाएगा, तो क्या होता है, तो गिर जाता है। अचानक अगर क्या एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वो गिर जाता है, जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद होता है तो कुछ समय तक घूमता रहता है, यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। जब एक अचानक रुक जाती है ना, चलती है और अचानक रुक जाती है तो आगे की ओर झुकेंगे, ये भी सही है। तो गलत कौन सा, ऑप्शन ए इज गलत है आपका, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 411, 1 केजी यानी मास, ठीक है, 1 केजी मास पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ, ठीक है, तो कहा जाएगा क्या, तो हमारा क्या कहेगा, फोर्स कहेगा। तो हम लोग अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी हो और उस वस्तु का एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी 1 मीटर पर सेकंड हो, तो उस वस्तु का फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन। तो यहाँ डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, जैसे 19 में पूछा कि 1 न्यूटन किसे कहा जाता है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी और उस वस्तु का त्वरण 1 मीटर पर सेकंड हो, तो उस वस्तु का जो बल होता है 1 न्यूटन कहलाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पास्कल क्या होता है, 1 पास्कल ये दाब होता है, ठीक है, यानी दाब, और दाब बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो 1 पास्कल कब कहा जाएगा, जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और फोर्स 1 न्यूटन लग रहा हो, तो उस वहां पर उस एरिया पर लगाया गया दाब क्या होगा, 1 पास्कल होगा। देखिए कूलम का होता है क्या, चार्ज का, क्या होता है, चार्ज का, और चार्ज जो होता है क्यू बाई टी, यानी 1 सेकेंड में अगर चार्ज होता है, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं ना, तो क्यू इक्वल टू आई बाई टी, क्या होता है, आई बाई टी। तो अगर चार्ज 1 कूलम कब होगा, जब करंट 1 एम्पियर होगा और टाइम 1 सेकंड के लिए होगा, तब हमारा चार्ज क्या होगा, 1 कूलम होगा। जैसे 1 जूल, देखिए जूल दो चीजों का आपका यूनिट होता है, एक तो वर्क डन का भी होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, हमारा एनर्जी का भी होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर एक जूल वर्क करेगा तो हमारा 1 जूल कहलाएगा, एक एनर्जी अगर 1 जूल होगा तो 1 जूल कहा जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा ये इज करेक्ट आंसर। 412, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष कब किया था, 1687 में किया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1687 में आपका न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 413, तेजी गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक
अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? देखिए, ये आप लोग क्रिकेट खेल आप लोग देखे होंगे, और इंडिया का बहुत ज्यादा फेमस खेल है हमारा क्रिकेट। और क्रिकेट में क्या होता है देखिएगा, जब आप क्रिकेट खेल देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, या फिर आप किसी बच्चे को भी देखे होंगे, या फिर आपने भी खेला होगा, तो वहां पर जब बॉल आता है और आप कैच पकड़ते हो बॉल को, तो आप हाथ पीछे की ओर खींच लेते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो यानी मान लीजिए क्रिकेट बॉल है, तो इस वस्तु का मास भी है और इसका वेलोसिटीज भी है। तो क्या होता है, इस मास और वेलोसिटी क्या होता है? संवेग, यानी मास गुना वेलोसिटी, मास भी है और वेलोसिटीज भी, दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? संवेग। यानी मोमेंटम जो होगा, उस मोमेंटम को कम करने के लिए, यानी संवेग को, जो संवेग पहले है उसको कम करने के लिए, तो हम लोग क्या कहेंगे? न्यूटन का दूसरा नियम भी पालन करता है ना, संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग को कम करने के लिए, ताकि उसमें चोट ना लगे, क्योंकि वेलोसिटीज है और उस मास है, तो आपको ऑब्वियसली चोट लगेगा। देखिए क्या कहा है ऑप्शन में, हम लोग देखते हैं। क्योंकि वो घबरा नहीं गया दोस्त, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, ये भी गलत है। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, क्योंकि इसमें उससे सतर्कता मिलती है। सतर्कता क्या मिलेगा इसमें? ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि लंबे समय तक अगर हाथ को पीछे की ओर ले जाते तो बल का अनुभव कम होता है। क्या होता है? बल का अनुभव कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 414। एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, हमारा न्यूटन का तृतीय नियम कहता है, अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, तो उस वस्तु द्वारा आपको उतना ही बल लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। तो देखिए यहाँ पे बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक हम लोग मान लेते हैं, उतना अच्छे से तो बनाते नहीं, तो ये बंदूक है, सोच लीजिए। और यहाँ से गोली निकला, यहाँ से गोली निकल कर जा रहा है, तो ये गोली को इस बंदूक द्वारा, ट्रिगर द्वारा इसको बल लगाएगा, जिसके कारण ये गति करेगा। तो ये भी क्या करेगा, ये जो गोली है, गोली भी इस बंदूक पर उतना ही बल लगाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों में काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा। इस गोली का जितना काइनेटिक एनर्जी होगा, इस बंदूक का काइनेटिक एनर्जी कम होगा। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि इसका ज्यादा स्पीड होता है, और हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv², यानी किसी वस्तु का अगर वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, उतना ही उस वस्तु में काइनेटिक एनर्जी होगा। तो देखिए, इस वस्तु को जो बंदूक है, बंदूक का वेलोसिटी कम होगा कंपेरिजन टू उस गोली से। तो गोली का स्पीड ज्यादा होने के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा और इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होगी? राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली की स्थितिज ऊर्जा से अधिक। स्थितिज ऊर्जा कोई बात ही नहीं होता है, गोली की गतिज ऊर्जा से कम। हाँ, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर, बराबर नहीं होगा, शून्य होगा, शून्य भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न 415। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान यानी m और त्वरण यानी a, गुणनफल को क्या कहा जाता है? F कहा जाता है, यानी बल कहा जाता है। हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 416। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के विषय तृतीय नियम को व्याख्या करता है? तृतीय नियम क्या करता है? कोई वस्तु पर किसी वस्तु द्वारा क्रिया या प्रतिक्रिया बल आपस में बराबर होती है, लेकिन दिशा अलग अलग होती है। देखो, रॉकेट लॉन्च करना, ये तृतीय नियम होता है। रॉकेट में क्या होता है? एक रॉकेट को सीधा खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। उसको अगर मान लीजिए किसी हमको पृथ्वी से बाहर भेजना है, ठीक है, तो किसी कक्ष में भेजना है, तो कैसे किया जाता है? क्योंकि जो रॉकेट के अंदर में एक ऐसा कक्ष बनाया जाता है, उस कक्ष में ऑक्सीजन के उपस्थिति में या फिर द्रव को या फिर किसी गैस को जलाया जाता है, और जलाने के कारण उस रॉकेट के अंदर में क्या हो जाता है? धुआं धुआं बन जाता है, यानी गैस बन जाता है। और वहां पे जब गैस बन जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जैसे ही वो एक संकरा जैसे रास्ता से निकलना चाहेगा तो बहुत स्पीड निकलता है, और इतना स्पीड निकलता है तो जमीन पर धक्का लगता है, तो वो रॉकेट क्या हो जाता है, जितना स्पीड में वो निकलेगा, हवा है ना, जला हुआ हवा, वो उतना ही स्पीड से ऊपर चला जाएगा। तो बहुत स्पीड से निकलता है, तो एक धक्का मारता है, धक्का मारने के कारण वो भी ऊपर चला जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि रॉकेट इधर जाता है और उसके द्वारा इधर लगता है, तो यहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं रॉकेट लॉन्च करना तृतीय नियम के बराबर है। तो तृतीय नियम का पालन करता है रॉकेट का लॉन्च करना। बस से अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ऐसा नहीं। जब हम पैडल चलाना बंद कर देते तो साइकिल धीमी होना शुरू कर देती है, ऐसा नहीं। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गली चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है, और ये न्यूटन का प्रथम नियम, क्योंकि धीरे तब तक का गतिशील अवस्था में जब तक उसको कहीं बाह्य बल लग रहा है, और जब साइकिल चल रही है
तो साइकिल के टायर पर एक अलग दिशा में जिधर जिस तरह का गति कर रहे उसके अलग दिशा से उन्हें विपरीत दिशा में एक घर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण वो धीमी हो जाती है। बस अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झुक जाता है, ये जड़त्व का विराम का नियम, विराम जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 417, जब एक व्यक्ति नाभिक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती, यह उधर न्यूटन के कौन से नियम को करता है? न्यूटन के तीसरा नियम को पालन करता है, तो गति के तीसरा नियम को पालन, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 418, रॉकेट लॉन्चिंग कौन सा नियम पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन की गति के सभी नियम, उष्मागतिकी का नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, यानी ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 419, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल आपस में बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? गति का तीसरा नियम। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल आपस में बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 420, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति को व्याख्या करता है? तो देखो, न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, और ये जड़त्व का उदाहरण, जड़त्व नियम का उदाहरण, तो न्यूटन का प्रथम नियम होगा, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 421, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वो नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रतिक्रिया और क्रिया बल आपस में बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 422, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, न्यूटन के नियम का कौन सा नियम है? न्यूटन का तृतीय नियम, यानी ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 423, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? चलो ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर झुक जाती है, न्यूटन के तीसरा नियम को पालन करता है। एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरता है, तब स्थिर बस अचानक चलती है, तो ये क्या? जड़त्व का नियम, यानी प्रथम नियम को पालन करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाले फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, तो ये क्या होगा हमारा? ये क्या होगा? न्यूटन का द्वितीय नियम। तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे कर जोड़ता है, न्यूटन का द्वितीय नियम। हमको पूछा था कि किस स्थिति में न्यूटन के तीसरे नियम को पालन करता है, तो ऑप्शन ए ही ऐसा है जो तीसरे नियम को पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 424, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है, ऐसा नहीं है न्यूटन के द्वितीय नियम, क्योंकि संवेग में परिवर्तन होता है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, क्योंकि साइकिल जब वो गतिशील अवस्था में तो उस प्रकार से उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, घर्षण बल, जिसके कारण वो धीमी हो जाती है, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम पालन करता है। जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये जड़त्व का नियम, जो कि यहाँ पर कहा था जड़त्व का नियम। रॉकेट लॉन्च करना क्या होता है? रॉकेट का लॉन्च करना न्यूटन के तीसरे नियम पालन करता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है 425, बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है ना? किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से। देखो, न्यूटन के गति का दूसरा नियम ऑप्शन ए में ही दिया गया है। न्यूटन गति के पहला नियम से जड़त्व का नियम पालन होता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम नहीं है, ठीक है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम नहीं, न्यूटन के गति का दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और बल का व्यंजक जो प्राप्त होता है F इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 426, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग के घात n टू द पावर th के समानुपाती होती है। यह n का मान ज्ञात कीजिए। जो होगा रॉकेट का स्पीड जो होगा ना, जो स्पीड होगा वो समानुपाती होगा आपका गैस के वेग घात, यानी आपका जो होगा गैस के जो वेग होगा वो जितना वेग से गैस निकलेगा उतना ही होगा, तो n के बराबर। तो स्पीड अगर मान लीजिए 1 है, एक स्पीड रखना, तो n का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो हमारा n का वैल्यू 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। इसके समानुपाती होता है, यानी जितना स्पीड से गैस निकलेगा उतना ही स्पीड से ये भागेगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम को पालन करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 427, एक 70 केजी का आदमी 15 न्यूटन बल के साथ 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाला आदमी दूसरे व्यक्ति को कितने बल का धक्का दे? देखिए यहाँ पर कुछ काम नहीं होता है कि आप कितने वस्तु को कितने वेट का है उससे नहीं काम करता, आप कितना बल लगा रहे हो उतना ही बल लगाएगा कोई दूसरा वस्तु, उसका वेटेज पे डिपेंड नहीं करता है।
तो मान लीजिए 70 kg का आदमी कितना 50 न्यूटन बल लगा रहा है, ठीक है। तो एक 50 kg का व्यक्ति आदमी धक्का देता है और 50 kg वाला आदमी दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा, वो भी 50 न्यूटन बल से धक्का देगा, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल आपस में बराबर होती है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 428, न्यूटन के नियम कणों के अच्छे सिद्ध नहीं कहते। विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग की गति करने पर। प्रकाश के गति का जो है वो न्यूटन के पालन नियम नहीं करते। नेक्स्ट प्रश्न है 429, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर रहता है, क्या होता है, ये स्थिर रहता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 430, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन या प्रतिरोध करने पर एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहेगा, कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगा। यह क्या कहलाता, जड़त्व कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन को प्रथम नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 431, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसमें क्या होगा, ताकि उस वस्तु में क्या होगा, गति ला सके। अगर गति में है तो वो गतिशील अवस्था में जा सकता है, तो क्या होगा, गति का जड़त्व उससे लंबी छलांग देने में मदद करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 432, मेज पर रखी गई पुस्तकों को ढेर डैश के कारण हटती नहीं है, ठीक है, ये जड़त्व के कारण हटती नहीं है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 433, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग में चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं जड़त्व, ठीक है। जड़त्व सिंपल दिया हुआ लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा इधर उधर घुमाया। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाता है। देखिए कितना बार क्वेश्चन को पूछा, और ये 2 बार पूछा एक ही क्वेश्चन को। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को पूछेगा, उस तरह से आपको रियल लाइफ से कुछ उदाहरण देगा और आपको पूछेगा कि ऐसा कौन सा है, कौन सा नियम को पालन करता है, क्या नियम को पालन करता है, ये सब आपको पूछेगा। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर आप कर पाओगे। 435, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागनी जारी क्यों रखता है, क्योंकि वो गतिशील अवस्था में रहेगा, क्योंकि वो जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व से आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, सॉरी बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 436, जड़त्व यानी इनर्शिया बोलते इंग्लिश में का नियम इसने प्रतिपादित किया था, किसने, न्यूटन ने किया था। तो आइजैक न्यूटन ने प्रथम नियम दिया था, और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो किसने होगा, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न है 437, जब कार एक घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है, यह बल कौन सा है, जड़त्व के कारण होता है। क्या होता है, जड़त्व के कारण। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 438, जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। तो यह जड़त्व के नियम को व्याख्यात करता है। नेक्स्ट प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियम से हमारा समाप्त हो गया, यानी लगभग 39% पूछा था अब तक जो भी एग्जाम हुआ था रेलवे में। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है, किसके मध्य अधिकतम होगा। देखो एक ही कार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, ये नहीं हो सकता है। स्कूटर और बस, देखिए बस है और स्कूटर है, तो कहा कि जड़त्व, और जड़त्व दोस्त मेरा ध्यान रखना है, जड़त्व किसी वस्तु का, जड़त्व का जो माप होता है, वह उस वस्तु का द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। यानी अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका क्या होगा, ज्यादा अगर मास है तो उस वस्तु का जड़त्व भी क्या होगा, जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। किसी वस्तु का मास अगर घटेगा किसी वस्तु में तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, घटेगा। ये ध्यान आपको रखना है। तो देखो एक स्कूटर और बस जितना भारी है स्कूटर उतना भारी है, अधिकतम होगा। 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, इसमें तो और मास कम है। रेलगाड़ी और हवाई जहाज, देखिए इसका भारी, जो रेलगाड़ी का जितना वेट होता है, हवाई जहाज का जो वेट होता है, इसका दोनों में क्या होगा, अधिकतम होगा दोनों में।
लेकिन स्कूटर में कम होगा, बस में कम होगा, लेकिन दोनों ही इसमें क्या है बोला कि निम्नलिखित में किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा, दोनों में किस में होगा। देखिए हवाई जहाज या रेलगाड़ी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को पहले क्या करिए, आपको सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आगे और भी वीडियो बना सके, आप लोगों को मोटिवेट मिल सके मुझे। और चैनल में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पहुंचाए ताकि उनको भी ये पहुंचे।